सोनम अपने घर में बैठी होती है। तभी उसकी एक पुरानी सहेली रिचा आती है और बोलती है, क्या बात है सोना मैडम, शादी क्या हुई, तू तो पूरी बदल गई। अब तो तू कभी कॉल भी नहीं करती, मैं ही कॉल करती हूँ, उसमें भी जल्दी से बाय बोल देती है। याद नहीं आती क्या अपनी दोस्ती? यार याद तो बहुत आती है, लेकिन शादी के बाद समय ही नहीं मिल पाता। घर संभालती हूँ, घर का काम करती हूँ, उसमें ही पूरा दिन चला जाता है। दिन कब शुरू होता है कब खत्म होता है कुछ नहीं पता चलता। और बता जीजा जी कैसे हैं? मैं तो अब तक तेरे पति से मिली ही नहीं हूँ। मिलती तो तब ना जब तू मेरी शादी में आती। मैंने तुझे कितना बुलाया लेकिन तू नहीं आई शादी में। आखिर मैं तेरी इतनी भी खास दोस्त कहाँ हूँ जो तू मुझे याद रखे? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तू तो जानती ही है मैं तेरी शादी के टाइम में शहर में ही नहीं थी, तो मैं कैसे आती तेरी शादी में? अगर रहती तो मैं जरूर आती तेरी शादी में। हाँ मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। और वो तो अभी ऑफिस से घर आ रहे होंगे। वो मतलब फुल इज्जत देती है तू अपने उनको। अब अरेंज मैरिज में इज्जत तो देनी ही पड़ती है, और उनका स्वभाव ही ऐसा है कि खुद मन नहीं करता नाम लेकर बात करने का। सच में मैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं तुझे ऐसे खुश देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। वरना तो और जितनी भी सहेलियों से बात करती हूँ वो तो यही बोलती रहती है कि शादी मतलब बर्बादी। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे ये सब बातें छोड़ और ये बता कि आज यहाँ कैसे? अब आई है तो बस मुझसे मिलने तो आई नहीं होगी, कोई तो बात जरूर होगी। ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। मैं यहाँ आई तो अपने ही काम से हूँ। वो क्या है ना, मेरी शादी है तो मैं यहाँ तुझे और तेरे पति को अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ। दोनों को आना है। वाओ यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तो पक्का आऊंगी तेरी शादी में, और वो भी छुट्टी ले लेंगे। दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां पर सोनम का पति मोहित आता है और वो रिचा को देखकर हैरान हो जाता है। बिल्कुल सही समय पर आए हो आप। इससे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है रिचा। यहाँ हमें अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आई है। मैं चलती हूँ सोनम, मुझे बहुत काम है। अभी तो बड़ा बोल रही थी तू, जीजू से मिलना है। अब जीजू आ गए तो कहाँ जा रही है? सोनम रिचा को रोकती है, लेकिन रिचा नहीं रुकती और तुरंत वहां से चली जाती है। अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया इसे? अच्छा, मैं पहले ही बता रही हूँ, कोई बहाना मत बनाना। शादी में हम दोनों जाएंगे और मुझे शॉपिंग भी करनी है बहुत। ठीक है, तुम्हें जो लेना है तुम वो ले सकती हो, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हारी सहेली की शादी में। मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। मेरी सहेली की शादी है और उसमें हम दोनों को बुलाया है, तो हम दोनों जाएंगे साथ में। नहीं सोनम, मुझे बहुत काम है, अभी एक छुट्टी भी नहीं मिल सकती, तुम चली जाना। अच्छा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए, बहुत थक गया हूँ। और हाँ, खाना बन जाए तो बता देना, मैं आके खा लूंगा, ठीक है? मोहित इतना बोलकर वहां से चला जाता है। सोनम को कुछ समझ ही नहीं आता कि मोहित ने उसकी सहेली की शादी में जाने से मना क्यों कर दिया। इसलिए अब वो मोहित से गुस्सा हो जाती है। अब ऐसे ही करके कुछ दिन तक सोनम और मोहित की बात नहीं होती। एक दिन मोहित सोनम को मनाने के लिए गुलाब लेकर आता है और सोनम को देता है। ये गुलाब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे याद है अच्छे से। मुझे नहीं चाहिए कुछ, आपको बस अपनी ही पड़ी रहती है। मेरे बारे में तो कभी कुछ सोचते ही नहीं हो। मुझे ना ही आपसे बात करनी है और ना ही आपका ये गुलाब चाहिए। यार सोनम, तुम कब तक एक ही बात को लेके बैठी रहोगी? गुस्सा करती रहती हो तुम जब देखो तब। मेरी सहेली की शादी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, तो इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? अब क्या मैं आपसे इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती? और अगर नहीं कर सकती तो बता दो मुझे। अरे मैं नहीं जा सकता तुम्हारी सहेली की शादी में। क्यों नहीं जा सकते? अरे मुझे उस दिन बहुत काम है ऑफिस में। मुझे पता है आप कोई झूठ बोल रहे हो। आपको मेरी कसम है, सच सच बताओ कि आप मेरी सहेली की शादी में क्यों नहीं जा सकते। मुझे सच जानना है। सोनम के कसम देने के बाद मोहित उसे सब कुछ बताने का फैसला करता है। रिचा और मोहित दोनों ही एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। एक दिन रिचा मोहित को एक कैफे में बुलाती है और वो दोनों वहां पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मोहित रिचा से कहता है, क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? वैसे तो तुम मुझे कॉल करती नहीं हो। अरे यार, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करती, लेकिन सच तो ये है कि मैं बस तुम्हें ही याद करती रहती हूँ। तुम ही हो
जो इतने बिजी रहते हो कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इतना ना मैं भी तुम्हें जानता हूँ कि तुम मुझे कितना याद करती हो। अब झूठ मत बोलो। जब सच तुम्हें पता है तो ये सब बातें करने का क्या फायदा? कोई और लड़की पटा ली है क्या? जब मेरे कॉल मैसेज नहीं देखते तुम्हें? बहुत हो रहा है, अब ना लड़ाई मत बढ़ाओ तुम। लड़ाई मैं बढ़ा रहा हूँ या तुम? अरे मैं मान तो रहा हूँ कि गलती हो गई मुझसे, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन तुम हो कि पता नहीं कौन सा घमंड है तुम्हारे अंदर। तुमने समझा क्या है मुझे? समझा तो कुछ तुमने नहीं है मुझे। एक तो मेरे होते हुए तुम किसी और लड़की से बात करते हो, ऊपर से जब मुझे पता चला कि ये सब कर रहे हो तो अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो। रीचा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो बस मेरी एक दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक ही बात को बार बार समझा के मैं थक चुका हूँ। और तुम हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कुछ। अरे बार बार ये सब होता है ना तो मेरा मन करता है इस रिश्ते को खत्म कर दूं। लेकिन क्या करूं? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हें कभी मेरा प्यार दिखता क्यों नहीं है? बस करो मोहित, तुमने बहुत बोल लिया। मैं तुम्हारा यहाँ टूटा हुआ रिश्ता वापस जोड़ने नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ रिश्ता ही खत्म करने आई हूँ। मैं अब किसी और के साथ रिलेशन में हूँ। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, हम तो शादी करने वाले थे ना? हाँ, तो कोई और कैसे आ सकता है हमारी जिंदगी में? नहीं, तुम कह दो तुम झूठ कह रही हो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो? नहीं, सोचो ना एक बार फिर से, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि तुमने मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं है, और जो हालात चल रहे हैं हमारे बीच उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। नहीं, मुझे पता है तुम फ्रैंक कर रही हो ना। हाँ, मैं जितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम जानने के लिए कर रही हो ना ये सब। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ। बस करो, ये सब बहुत हुआ, खत्म करो इसे। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कभी झगड़ा नहीं करूँगा। हाँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। जैसे रहना है रहो, जिससे मिलना है मिलो। मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो। मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। रीचा, क्या गलती हो गई मुझसे? जो भी हुई है मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तुमसे। मुझे माफ कर दो। तुम कहती थी ना तुम्हें शादी करनी है मुझसे। कब आऊं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर? हाँ, तुम बोलो ना, कब आऊं? हाँ, बोलो ना, कब आऊं तुम्हारे घर? तुम हमेशा कहती थी कि शादी करनी है तुम्हें मुझसे, और अब जब मैं हाँ कह रहा हूँ तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? पहले तुम मुझे पसंद थे, लेकिन अब नहीं हो। इसीलिए अब जो मुझे अपने लिए ठीक लगता है मैं वही करूँगी, और तुम मुझसे दूर रहो, वरना अपने बॉयफ्रेंड से बोलकर दूर करवा दूंगी। आई बात समझ में? बस इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता था। पहले हम दोनों का रिश्ता था, और अब अचानक से उसे मैंने अपने घर में देखा तो पता चला कि वो तुम्हारी सहेली है। अच्छा, तो ये बात है। अरे ये बात तो आप मुझे पहले ही बता देते ना, मैं कौन सा जबरदस्ती करती। मुझे लगा तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा अतीत मेरे आज को खराब करे। आप भी ना, मेरे लिए हमारा आज जरूरी है और कुछ नहीं। और अब मैं भी नहीं जाऊंगी शादी में। नहीं सोनम, वो तुम्हारी सहेली है। मेरे पास तो कारण है शादी में ना जाने का, लेकिन तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है शादी में ना जाने का। अब मेरे लिए तुम अपनी दोस्ती तोड़ोगी? नहीं, मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ। तुम जाओगी, उसकी शादी में तुम जरूर जाओगी, और हाँ, सब कुछ भूल के अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है? लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी सहेली है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, और उसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? तुम्हें जाना है। मोहित सोनम की सहेली की शादी में नहीं जाता है, लेकिन मोहित के कहने पर सोनम जाती है। भक्ति एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी। भक्ति का तन मन धन सब देशभक्ति में डूबा हुआ था। साथ ही भक्ति भगत सिंह की बहुत बड़ी फैन थी। जहां वो घर के मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ा करती थी, वहीं भगत सिंह को भी रोज पूजा करती थी। ऐसे ही एक दिन भक्ति अपनी क्लास के बच्चों के आगे गीत गा रही थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद। भक्ति के जय हिंद बोलते ही क्लास के सभी बच्चे जोर से जय हिंद का नारा लगाते हैं। तभी भक्ति कहती है, बच्चों हमेशा याद रखना, देश के लिए कभी भी कुछ भी करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं और एक दिन इसी मिट्टी में ही हो जाएंगे।
तो हमारे वीर भगत सिंह की तरह सर उठाकर जीना, गुलामी कभी ना करना। इतना कहकर भक्ति अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस आते हुए रास्ते में बैठे कुछ नौजवानों की टोली को बड़े गौर से देखती है जो मटर गश्ती कर रहे थे। और जैसे ही वो घर आती है तभी अपने कमरे में लगी हुई भगत सिंह की फोटो के आगे खड़े होकर कहती है, क्या होगा आज की युवा पीढ़ी का, जिसे बस नशे, आवारागर्दी और आलस की आदत है। इन सब के अंदर की देशभक्ति की भावना तो जैसे कपड़ों के मैल की तरह धुल ही गई है। किसी को पता ही नहीं है अपने कर्तव्यों के बारे में। बस हर कोई इसका उसका फैन है, कोई भगत सिंह का फैन नहीं है। भक्ति इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर भक्ति की सास नीना हाथों में पानी का ग्लास लिए आकर कहती है, क्योंकि हर कोई मेरी देशभक्त बहू की तरह भगत सिंह का फैन नहीं होता है। बेटा, आजकल के लोगों में वो साहस नहीं है जो शहीद भगत सिंह में और उसके साथियों में था। आजकल तो लोग काम करके नाम दूसरों का लगा देते हैं। जी माँ जी, सही कह रही हैं आप। आपको पता है, मैं तो अपनी क्लास के बच्चों को हमेशा अच्छी, सच्ची और देशभक्ति की बातें सिखाती हूँ। हाँ बहू, जानती हूँ। चल अब एक काम कर, फ्रेश हो जा और खाना खा ले, फिर शाम को बाजार जा रहा है कुछ सामान लाने। जी माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहो। आप खाना लगा लो, मैं अभी आती हूँ। भक्ति की बात सुनकर नीना उसके लिए खाना लगाने चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खाना खाती हैं और शाम को दोनों बाजार जाती हैं। बाजार पहुंचकर नीना सब्जियां ले रही थी, तभी भक्ति की नजर एक गरीब फटे हाल औरत पर जाती है जो सब्जी वाले की रेहड़ी पर खड़ी सब्जी के दाम पूछ रही थी। साथ ही वो हाथ की सफाई से कुछ सब्जियां अपने झोले में भर रही थी। उसे ऐसे करता हुआ सब्जी वाला और भक्ति दोनों देख लेते हैं। तभी सब्जी वाला कहता है, अरे ये क्या कर रही हो? दाम पूछने के बहाने से सब्जियां चोरी कर रही हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया कुछ भी, झूठ बोल रहे हो आप। अरे गरीब हूँ, बेईमान नहीं, मैंने नहीं ली कोई सब्जी, भारत माता की कसम। उस औरत की बात सुनकर भक्ति को गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर कहती है, कितनी बड़ी देशद्रोही हो तुम। अरे अपनी बेईमानी छुपाने के लिए अपने ही देश की झूठी कसम खाते हुए शर्म नहीं आ रही? सच तो ये है कि तुम्हें सब्जियां छुपाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या करूं? मेरे पास जो पैसे हैं वो बहुत कम हैं, उतने में मेरे परिवार के लिए सब्जियां नहीं आ सकती हैं, इसलिए ये किया। अरे मेरे गुरु शहीद भगत सिंह ने तो सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की थी और भागने से भी मना कर दिया था, और तुम सब्जियां चुरा कर भी भारत माता की झूठी कसम खा रही हो। अरे भगत सिंह ने अपने नाम पर फांसी ले ली थी और तुम खुद की हुई चोरी का इल्जाम भी नहीं ले पा रही हो। माफी मांगो अपनी गलती की और वापस करो सारी चोरी की सब्जियां। भक्ति की बातें सुनने के बाद उस औरत का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी चुराई हुई सब्जियां वापस लौटा देती है, जिसके बाद भक्ति अपने पैसों से उस गरीब औरत को सब्जियां खरीद कर देती है और कहती है, सुनो, कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत करो, ऐसे कायर मत बनो। और हाँ, फिर कभी भारत माता का नाम ऐसे किसी भी झूठ को सच बनाने के लिए इस्तेमाल कभी मत करना, ठीक है? इतना बोलकर भक्ति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और भक्ति अपनी देशभक्ति और भगत सिंह के सिद्धांतों को हर तरफ फैलाती रहती। ऐसे ही एक रात जब भक्ति अपने पति अर्जुन के साथ सो रही थी, तभी भक्ति नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम आजाद होंगे, मेरा भारत आजाद होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति की आधी रात को नींद में होती इस क्रांति की आवाज से अर्जुन हड़बड़ाहट में उठता है और भक्ति को उठाते हुए कहता है, अरे भक्ति, आंखें खोलो, देखो भारत आजाद हो चुका है, बल्कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। उठ जाओ मेरी क्रांतिकारी बीवी। हम आजाद हो गए, भगत सिंह का सपना पूरा हो गया, हम आजाद हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति, अपनी देशभक्ति और नींद से बाहर आओ। सॉरी अर्जुन, वो मैं सोने से पहले भगत सिंह की एक किताब पढ़ रही थी, उसे पढ़ते पढ़ते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, तो दिमाग में बस वही सब घूम रहा था। सॉरी, तुम सो जाओ, अब कोई नारा नहीं लगाऊंगी, पक्का। सॉरी। भक्ति की बात सुनकर अर्जुन फिर से सो जाता है और भक्ति भी चुपचाप सो जाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं।
और 15 अगस्त का दिन पास आने को होता है और हर तरफ 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो जाती है। भक्ति भी 15 अगस्त का जश्न मनाने की तैयारी में लग जाती है। वो स्कूल के बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है, तभी नीना कहती है, अरे बेटा, 15 अगस्त की तैयारी कैसे चल रही है? इस बार क्या करने वाले हैं तेरे बच्चे? माँ जी, इस बार बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग दोनों ही सिखा रही हूँ। इस बार मेरी क्लास के बच्चे भगत सिंह के गाने पर परफॉर्म करेंगे और आपको पता है, मैंने अपनी क्लास के सारे बच्चों के लिए भगत सिंह की फोटो वाली टी शर्ट भी मंगवाई है। जिस तरह से मैं भगत सिंह के रंग में रंगी हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे भी इस बार देशभक्ति और भगत सिंह के रंग बिखेरेंगे। और तू क्या करेगी? मैं तो माँ जी, अरे मैं क्यों बताऊँ, आप और अर्जुन जी स्कूल आएंगे, बस तभी देख लेना। चलो अभी बहुत काम है, वो कर लूँ। इतना कहकर भक्ति घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार 15 अगस्त का दिन आता है। नीना और अर्जुन फंक्शन के लिए भक्ति के स्कूल जाते हैं, जहां भक्ति की क्लास के बच्चे भगत सिंह का गीत गाते हैं और उनके गाने पर डांस करते हैं। और अंत में भक्ति हाथों में झंडा लेकर कहती है, ताक दुश्मन का किला कर जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते। हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते। भगत सिंह जुदा हो गया तो क्या हुआ, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते। खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, तो गैरों का मिटा जाएंगे मरते मरते। क्या जलाएगा तू कमजोर जलाने वाले, आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत सिंह फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। भक्ति की इस कविता को सुनकर सब लोग खड़े होकर नम आंखों से तालियां बजाते हैं। तभी भक्ति हवा में झूलते झंडे को प्रणाम करती है और कहती है, क्यों, बस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर ही हम सबको देशभक्ति याद आती है। हमारे दिल में हर वक्त देश के लिए इज्जत, सम्मान, कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए। हर उस वीर जवान के लिए प्रेम भाव होना चाहिए जो हमारी ही रक्षा के लिए खुद की जान हथेली पर बॉर्डर पर खड़े होते हैं। करो अपने भारतीय होने पर गर्व, अपने देश पर, अपनी बोली पर, अपने पहनावे पर, क्योंकि सर उठाकर जीना है, भगत सिंह की सीख है ये। आओ मेरे साथ जोर से मिलकर बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा लगाने के बाद सभी लोग साथ में राष्ट्रीय गान गाते हैं और तिरंगे को फूल अर्पित करते हैं और एक साथ मिलकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और 15 अगस्त के दिन को भक्ति पूर्वक मनाते हैं। प्रीतो दिल्ली में रहने वाली पंजाबी लड़की थी। बचपन से ही उसके पिता परमिंदर अपनी पत्नी सुकमत कौर और छोटी सी प्रीतो के साथ काम की वजह से दिल्ली आ गए थे। अब 21 साल की प्रीतो दिल्ली में रहकर भी अपने पंजाब की मिट्टी में रंगी हुई थी और उसे कपड़ों में भी फुलकारी वाले सूट पहनना पसंद थे। ऐसे ही दिवाली पर जब परमिंदर सबके लिए कपड़े लाता है तो प्रीतो अपने लिए आया सूट देखकर अपने पिता से कहती है, पापा जी ये क्या है, आपको पता है ना मुझे फुलकारी चुन्नी वाले सूट पसंद है, तो मेरे लिए ये सूट क्यों लाए हैं आप? इसके ऊपर मैं फुलकारी नहीं ले पाऊंगी। पुत्र जी, मैं पंजाब खास आपके फुलकारी सूट के लिए गया था, लेकिन जहाँ से मैं लाता हूँ उनके पास थे नहीं अभी, तो मैं वहाँ का बेस्ट सूट ले आया। कभी कभी फुलकारी छोड़ के दूसरे सूट भी पहन लिया करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फुलकारी सूट ही पहनना है। ये कैसे जिद है प्रीतो? तेरे पापा जी ने इतनी कोशिश तो करी ना, अब नहीं मिला तो क्या करे? ठीक है फिर, मैं मनाऊंगी ही नहीं दिवाली, मुझे तो फुलकारी ही चाहिए, तो मतलब चाहिए। प्रीतो की जिद ने परमिंदर और सुकमत को परेशानी में डाल दिया और वो दोनों ही अपनी बेटी के फुलकारी के लिए प्यार को देखते हैं पूरी दिल्ली में बेस्ट फुलकारी की शॉप को ढूंढते हैं और खुशकिस्मती से उनको जनकपुरी में एक फेमस दुकान मिल भी जाती है, जहां वो प्रीतो के साथ आते हैं और एक महंगी सी फुलकारी लेते हैं, जिसके बाद प्रीतो फुलकारी से मिलता जुलता अनसिला कपड़ा लेकर उसका सूट सिलवाती है और दिवाली पर उस फुलकारी वाले सूट को पहनती है। तो उसको देखकर परमिंदर और सुकमत कहते हैं, कितनी सोहनी लग रही है मेरी बेटी, सच में तुझे देखकर लगता है हम पंजाब में ही रहते हैं। आजकल की दिल्ली की लड़कियों को शॉर्ट्स पहनने पसंद है और मेरी बेटी को पंजाबी सूट,
वो भी फुलकारी वाले पापा जी। अब अपनी इस कुड़ी के लिए रिश्ता भी देखना शुरू करो, बड़ी हो गई है हमारी प्रीतो। मम्मी, जब मैं आपसे बोलती हूँ कि बाहर घूमने जाऊँ अकेले, तो आप कहती हैं तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई और शादी के लिए मैं बड़ी हो गई। ओ पुत्र जी, बेटियां तो माँ बाप के लिए बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बाकी तू चिंता ना कर, तेरे पापा जी तेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे जो दिल्ली में ही हो। मैं पंजाब इतनी दूर नहीं भेजना अकेले अपनी बेटी को। प्रीतो के लिए रिश्ते की तलाश जारी होती है और कुछ समय बाद एक कुलवंत नाम के लड़के का रिश्ता प्रीतो के लिए आता है, जो कि दिल्ली में ही रहता था। कुछ दिनों बाद कुलवंत अपनी माँ कमलो के साथ परमिंदर के घर आता है, जहाँ प्रीतो उनके सामने एक सुंदर सा सूट पहने फुलकारी सर पर ले आती है और हाथों में पकड़ी चाय सबको देने के बाद वहीं पास में बैठ जाती है, जिस पर सुकमत कहती है, जी ये है हमारी प्रीतो, हमारे जिगर का टुकड़ा। हमने अपनी कल्ली कल्ली बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है, इसलिए पंजाब के होते हुए भी इसका रिश्ता पंजाब में नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी दूर बार बार मिलने जाना थोड़ी ना हो पाएगा। ये तो सच है भाई साहब, बच्चे पास हो तो चलो किसी भी टाइम चले जाए इंसान, लेकिन दूर हो तो जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बाकी आपकी प्रीतो है भी सुंदर। मम्मी जी सही कह रही हैं, मुझे प्रीतो जी बहुत पसंद है। देखिए, वैसे मैंने भी कुलवंत जी पसंद है, लेकिन मेरी एक डिमांड है कि मुझे महीने में कम से कम 3 फुलकारी वाले सूट दिलाने पड़ेंगे। मुझे फुलकारी बहुत पसंद है। लो जी, बस इतनी सी बात, 3 क्या 4 दिला देंगे। कुलवंत की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर दोनों परिवार एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद जब प्रीतो अपने ससुराल में कदम रखती है, तो वो जो अपने लहंगे के साथ रेड फुलकारी लिए आई थी, तो उसे देखकर कमलो की पड़ोसन मालती कहती है, अरे कमलो, तेरी बहू ने तो बड़ी भारी सी फुलकारी चुन्नी ले रखी है। सच्ची पूरी पंजाबन लाई है बहू तो तू। अरे तो मेरी बहू है, ऐसी वैसी चीजें नहीं लेती। फुलकारी चुन्नी बड़ी ही महंगी आती है और मेरी बहू के पास ऐसी बहुत सारी चुन्नियाँ हैं। अच्छा, अब जरा अपनी बहू का चेहरा तो दिखा, जो इस फुलकारी के पीछे छुपाया हुआ है उसने। मुंह दिखाई की रस्म का नाम सुना है? जब वो रस्म रखूंगी तभी देखियो मेरी फुलकारी वाली बहू का चेहरा। इतना कहकर कमलो प्रीतो को अंदर ले आती है और अब शादी के अगले दिन प्रीतो अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, तो दूसरे दिन उसकी मुंह दिखाई होती है, जिस पर मोहल्ले के सभी लोग कमलो के घर आते हैं और सभी मेहमानों के आने के बाद प्रीतो एक बेहद ही खूबसूरत सी फुलकारी चुन्नी और सुंदर सा सूट पहने घूंघट में सबके सामने आती है और आकर बैठ जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी उसका घूंघट हटाकर चेहरा देखते हैं। जैसे ही मालती की बारी आती है, तो वो प्रीतो का चेहरा देखकर उससे कहती है, बहू देखने में तो तू अच्छी है, लेकिन तेरे से भी खूबसूरत तेरी ये फुलकारी चुन्नी लग रही है। कितने की ली है तूने? आंटी जी, ये खास पंजाब के एक कारीगर से ऑर्डर देकर बनवाई गई फुलकारी है। इसकी कीमत 5000 रुपए है। 5000? सिर्फ चुन्नी चुन्नी के? हाय, इतनी महंगी चुन्नी! इतने में तो मेरे और मेरे बहू के 4 सूट आ जाएं। अरे तो मैंने तो बोला था कि मेरी बहू कोई सस्ते कपड़े नहीं पहनती। 5000 की इसकी बस ये चुन्नी है। ऐसे तो ये महीने में 3-4 सूट से ही मेरे बेटे का दिवाला निकाल देगी। कमलो इस बात से परेशान तो होती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में रस्म खत्म होती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब शादी के 1-2 हफ्ते तो इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाते हैं और जब लगभग 3 हफ्ते बाद कुलवंत हर काम से फ्री होकर ऑफिस जाने लगता है, तो सुबह उसको जाते हुए रोककर प्रीतो उससे कहती है, हाँ जी, जा रहे हो ऑफिस? हाँ जी जा रहा हूँ, कोई काम है जी? काम नहीं जी, मैं कह रही थी मुझे नए सूट लेने हैं फुलकारी वाले, तो कब दिलवाने चलोगे आप? जी देखो, आज शाम को अगर जल्दी आ गया तो आज चल लेंगे, वरना छुट्टी वाले दिन। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कुलवंत वहाँ से चला जाता है और जब वो शाम को घर आता है, तो दोनों पति पत्नी साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ प्रीतो दिल्ली की मशहूर फुलकारी की दुकान पर कुलवंत को लेकर जाती है और वहाँ महंगी महंगी 3 फुलकारियाँ लेती है, जिसके बाद उसका बिल देते हुए कुलवंत मन में कहता है, ओ यार, ये कितनी महंगी चुन्नी है, मेरा तो हर महीने इस फुलकारी ने दिवाला निकाल देना है। प्रीतो से बिना कुछ बोले कुलवंत उसको फुलकारी दिलवा देता है, लेकिन अब प्रीतो उसके मैचिंग के सूट लेने जाती है, जिस पर कुलवंत बोलता है, हाँ जी, आपने तो कहा था सूट लेने हैं आपने, लेकिन आपने पहले इतनी महंगी फुलकारी ले ली। 3 सूट अलग लेने हैं क्या?
और नहीं तो क्या, अरे खाली चुन्नी लेकर थोड़ी घूमूंगी, उसके जैसा सूट भी तो लेना है। प्रीतो अब इतने महंगे अलग से सूट के कपड़े लेती है और फिर उनको सिलवाने के लिए अलग से पैसे देती है। महीने गुजर जाते हैं। प्रीतो अपने कहे अनुसार हर महीने 3 फुलकारी सूट लेती ही लेती, जिसके चलते बेचारा कुलवंत जेब से कंगाल होता जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके वो प्रीतो को मना नहीं कर पाता था और अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर कमलो ही एक दिन प्रीतो से कहती है, बहू जरा तू मुझे अपनी फुलकारियाँ दिखाइए, सारी की सारी जितनी भी है तेरे पास। ठीक है मम्मी जी। प्रीतो सारी फुलकारी निकालकर बेड पर रखकर अपनी सास से कहती है, लो मम्मी जी, ये सब है मेरे पास फुलकारी के नाम पर। बहू ध्यान से देख तू अपनी हर एक फुलकारी को, ये सब डिजाइन में भले ही अलग है लेकिन सभी में हर तरह का रंग है और इन फुलकारियों को तू हर सूट के साथ ले सकती है। अब चाहे तू कोई भी सूट पहन, तेरी हर फुलकारी उससे मैच खा जाएगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? कुलवंत के पास अब पैसे नहीं है तुझे हर महीने फुलकारी दिलाने के लिए, और ये महंगी भी आती है। शादी की वजह से पहले ही थोड़ा कर्जा है हम पर, लेकिन वो ये बात तुमको नहीं बोल रहा क्योंकि उसने तुमको वादा किया था हर महीने फुलकारी दिलाने का। तो बेटा वो तो खुद से नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर तेरी ख्वाहिश पूरी करता रहेगा, इसलिए तू ही थोड़ा अपने पति को समझ। कमलू की बात सुनकर प्रीतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुलवंत के पास जाती है। कुलवंत उस वक्त अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेने की बातें कर रहा था। तभी प्रीतो उससे फोन लेकर फोन काटते हुए बोलती है, बस कुलवंत, अब मुझे और फुलकारी नहीं चाहिए। हर महीने मेरे पास जो है उनको ही इस्तेमाल करूंगी मैं। मुझे तो खुशी है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति दिया है बाबा जी ने। माफ करना, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाई। प्रीतो अपने पति के प्यार और उसके हालातों को समझकर आगे बढ़ती है और अब वो हर महीने 3-3 फुलकारी लेने की जगह 5-6 महीने में एक आधी ले लिया करती। ऐसे ही उसका शौक भी बना रहता और कुलवंत को ज्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।